नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। बात करेंगे आज हम हिमाचल हाई कोर्ट ड्राइवर रिटन एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम हुआ था 21 जून 2026 को शिमला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चक्कर में ड्राइवर पोस्ट के लिए। ये स्क्रीनिंग जो रिटन हुआ था वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे मैं ये आज के वीडियो में। इसमें एक हमारे कैंडिडेट थे, उनका ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो एनालिसिस करेंगे इस पेपर को, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और अच्छे नंबर लेके आए थे वो, और उनका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन था कि आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबशन इंजन में क्रैंक शाफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला क्वेश्चन था, इसका सही जो आंसर होना था वो आंसर होना है आवृत्ति रेखीय गति को रोटेशनल गति में परिवर्तित करना। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, और ये सही जवाब भी इन्होंने दिया था। पहला क्वेश्चन इनका ठीक हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आवर्तीय रेखीय गति को रोटेशनल गति में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4 स्ट्रोक वाले इंटरनल कंबशन इंजन में क्रैंक शाफ्ट के हर एक चक्कर के लिए कैम शाफ्ट कितनी बार घूमता है। तो इसका राइट आंसर है 1/2 टर्न, आधा चक्कर घूमता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। तो कंफ्यूज होके 2 चक्कर इन्होंने जो आंसर दिया था ऑप्शन सी दिया था, बट इसका राइट आंसर है आधा चक्कर घूमता है कैम शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जब एक चक्कर घूमता है तो कैम शाफ्ट आधा चक्कर घूमता है। कैम शाफ्ट जब एक पूरा चक्कर घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूमता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटक को तकनीकी रूप से वाहन के पावर ट्रेन ट्रांसमिशन सिस्टम के बजाय उसके चेसिस का हिस्सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो था बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, व्हील एंड टायर जो होते हैं वो चेसिस का हिस्सा माने जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार रोड पे कि चेसिस को निकलते हुए देखा होगा आपने, कई बार चेसिस निकल के जाते हैं। तो उनमें कुछ एक ड्राइवर होता है और बाकी कोई भी हिस्सा, कोई बॉडी का कोई हिस्सा नहीं होता। आगे एक फ्रंट वाला शीशा होता है और ड्राइवर होता है, बाकी कोई मतलब वो पूरी तरह से तैयार नहीं होती है उसकी बॉडी। लेकिन व्हील और टायर जो है ना, व्हील एंड टायर्स ये चेसिस के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम और इंजन वाल्व लिफ्टर के बीच एक विशिष्ट वाल्व क्लियरेंस क्यों आवश्यक है। टैप्ड क्लियरेंस क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दहन की ऊष्मा के कारण वाल्व स्टेम के तापीय विस्तार इंटरनल कंपेंशन की अनुमति देने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ऑटोमोटिव मैनुअल गियर बॉक्स में शांत संचालन और सुचारू एंगेजमेंट के कारण किस प्रकार के गियर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब दिया था, हेलिकल गियर होते हैं। सुचारू और एंगेजमेंट की वजह से गियर सबसे अच्छा यूज होता है शांत और सुचारू एंगेजमेंट के लिए। ऑटोमेशन मैनुअल गियर बॉक्स में ना क्विक ऑपरेशन स्मूथर एंगेजमेंट रहता है, हेलिकल गियर्स होते हैं। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन की बात हो रही है। डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन, इन्होंने जो दिया था वो गलत जवाब दे दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 5:1 से 9:1 तक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 5:1 से 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन का क्लियरेंस वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर
और स्वेप्ट स्ट्रोक वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका कुल कंप्रेशन रेशियो क्या है? तो उसका जो रेशियो हो जाएगा वो 8:1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इन्होंने गलत जवाब दिया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संरचनात्मक घटक शक्ति संचारित करने के लिए पिस्टन को इंजन के क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है? तो पिस्टन को इंजन के क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है कनेक्टिंग रॉड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल के थर्मोस्टेट का मुख्य यांत्रिक कार्य क्या है? तो उसका कार्य है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित करके इंजन को उसके इष्टतम परिचालन तापमान पर बनाए रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंजन का कूलेंट खराब हेड गैस्केट से लीक होकर अंदर के लुब्रिकेशन पैसेज में चला जाए तो इंजन ऑयल में क्या फिजिकल चेंज होगा, क्या बदलाव आपको दिखाई देगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कि ये जो है दूधिया और झागदार दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? दूधिया और झागदार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी तरीके के इसमें जो है आपको टेक्निकल एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे ड्राइवर के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक सरकारी ड्राइवर के पास गाड़ी में हमेशा कौन सा दस्तावेज आसानी से उपलब्ध होना चाहिए? यानी एक ड्राइवर को सरकारी गाड़ी में क्या मैंडेटरी है, क्या इंपोर्टेंट है, लेके चलना ही चाहिए? तो वो है वाहन की लॉगबुक, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर का, और प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के लिए कानूनी सजा क्या है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसको फाइन पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस उसका सस्पेंड हो जाएगा और कैंसिलेशन या जेल भी हो सकती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन भर वाहन चलाने के बाद सरकारी ड्राइवर की अंतिम जिम्मेदारी क्या होती है? अब दिन भर वाहन चलाया सरकारी, अब वो सरकारी ड्राइवर जो है अंतिम जिम्मेदारी उसकी क्या होगी? गाड़ी खड़ी कर दी उसने ऑफिस में, या फिर जहाँ पे आपके अफसर है उसके उनके क्वार्टर पे जहाँ भी आपको निर्देश दिया होगा कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, वहां आपने खड़ी कर दी। अब आपने क्या करना है? अब आपने उसकी लॉगबुक भरनी है, और लॉगबुक भरनी है, साथ में आपने वाहन को पूरी तरह से निरीक्षण करना है कि उसके ब्रेक लग रहे हैं, टायरों में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी लाइटें ठीक जल रही हैं। बाकी आप इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं, तेल उसका तेल ठीक है, पानी ठीक है, सारा कुछ उसका चेक करके लॉगबुक भर के लॉक करके गाड़ी को फिर चाबी को सौंप देना है, या फिर निर्देश के अनुसार अपने पास रखना है। तो इसका सही जवाब जो इसमें ए और बी दोनों दिए हैं आयोग ने, जिसने एक ए भरा, एक किया है, टिक किया है, उसका जवाब भी ठीक है, और जिसने बी किया है उसका जवाब भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह ठीक हैं, इसीलिए ए और बी दोनों इसके जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक संकेतों और सिग्नलों के संबंध में सरकारी ड्राइवर की मूल जिम्मेदारी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि ड्राइवर को जो है सभी ट्रैफिक संकेतों का सख्ती से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134 के तहत अगर किसी ड्राइवर की सरकारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई घायल हो जाता है उसकी गाड़ी से, तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलिस को रिपोर्ट करे, घायल है उसकी मदद करे और मेडिकल मदद का इंतजाम करे। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी सरकारी यात्रा के दौरान कोई सरकारी गाड़ी खराब हो जाए तो ड्राइवर को तुरंत क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब भी ऑप्शन सी है, गाड़ी को सुरक्षित रख करे, सेफ्टी ट्रायंगल लगाए और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को बताए। पहले
साइड में उसने उसको पार कर दिया, गाड़ी को लॉक कर दे अच्छे से, और आगे या पीछे सेफ्टी ट्रायंगल लगाएगा, है ना, कि गाड़ी खराब है, आने जाने वाले ड्राइवर और वाहनों को संकेत रहेगा कि यहाँ पे कोई खराब वाहन या कोई गाड़ी या कुछ भी वाहन खड़ा हुआ है। और उसके बाद वो उसका जो हायर अथॉरिटी है, चाहे ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, उसको सूचना देगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर अधिकारियों को, आम लोगों को और साथ काम करने वालों से बात करते समय एक सरकारी ड्राइवर को कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो अपने सीनियर हैं या जो कलीग है, साथ काम करने वाले लोग हैं, अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके साथ ड्राइवर को जो है डिसिप्लिन, तहजीब और प्रोफेशनल एटिकेट के ऊंचे स्टैंडर्ड के साथ पेश आना चाहिए, कि सामने वाले को लगे कि हाँ, जो भी ड्राइवर है या जो भी कर्मचारी है, उसके अंदर डिसिप्लिन है, तमीज है और प्रोफेशनल एटिकेट्स है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजाना लॉग बुक रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। लॉग बुक रोजाना रखने का क्या है, उसको आप हफ्ते बाद भी भर दो, 15 दिन बाद भर दो, रोजाना क्यों भरते हैं, उसको रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कि डेली आपको पूरा पता होगा कि आज मेरी गाड़ी इतने किलोमीटर चली है और कल इतनी चली थी, आज मेरी 1 किलोमीटर कम चली या 1 किलोमीटर ज़्यादा चली या बराबर चली। ट्रांसपेरेंसी रहेगी पहले तो। हफ्ते बाद आप भरोगे तो आपको 4 दिन पहले का याद नहीं रहेगा कि मैं 10 किलोमीटर चला था कि 8 किलोमीटर चला था, तो वहाँ आपसे गलती हो जाएगी। तो इसमें क्या है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, उपयोग को ट्रैक करना कि गाड़ी कहाँ गई, कब गई, कितने किलोमीटर चली, इससे उपयोग को जो है ट्रैक करने में आसानी होगी। सरकारी ईंधन रख रखाव लागत का हिसाब रखना आसान हो जाएगा, है ना। जो तेल आपने भरवाया तो गाड़ी कितने किलोमीटर चली, एक्स्ट्रा चल गई, तेल ज़्यादा पड़ गया, तो उसका रख रखाव करने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सरकारी वाहन को नो पार्किंग जोन में पार्क किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है ना। जब किसी वाहन को आप नो पार्किंग में पार्क कर दिया तो कौन सा नियम लागू होगा आपके ऊपर। नो पार्किंग में आपने गाड़ी लगा दी, सरकारी गाड़ी है, आपके अफसर की गाड़ी है, आपके साहब की गाड़ी है, तो वो भी सरकारी है, बोले ये भी सरकारी डिपार्टमेंट के आगे नो पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी गाड़ी तो है, आपने लगा दी, तो उसका कौन सा नियम आपके ऊपर लागू होगा। तो इसका जवाब भी ऑप्शन सी है। जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर को पार्किंग के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और अनिवार्य है, और नियमों के उल्लंघन के लिए वही उत्तरदायी होगा। अगर आपने नियम तोड़ा है तो जो गाड़ी है वो आप सोचो कि गाड़ी का चालान कट जाएगा, मेरा क्या जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो सरकारी गाड़ी है और आप भी सरकारी कर्मचारी हो, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है गाड़ी की। अगर आप गलत जगह पार करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आपको सारा भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी गाड़ी को बिना किसी देखरेख के छोड़ने से पहले ड्राइवर को क्या कदम उठाना चाहिए, है ना। गाड़ी को आप किसी जगह छोड़ रहे हो, सरकारी गाड़ी को, तो आपको क्या करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनिश्चित करें कि गाड़ी बंद हो, पूरी तरह से लॉक हो, चाबियां निकाल ली गई हो, दरवाजे मजबूती से बंद हो, पूरी तरह से बढ़िया सेफ्टी के साथ गाड़ी लॉक होनी चाहिए, सारे खिड़की दरवाजे उसके बंद होने चाहिए, तो ये आपको इंश्योर होना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकारी वाहन ऐसे इंश्योरेंस के साथ चलाया जाता है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है या बिना किसी वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ चलाया जाता है, तो अंततः किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकारी वाहन है आपका, कोई आपको जो गाड़ी चला रहे हो, सरकार की गाड़ी है और उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, है ना, उसके जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी खत्म हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है उसके लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वाहन के चालक, वाहन के प्रभारी, जो भी उसका इंचार्ज है, आपका ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है प्लस आप दोनों लोग जिम्मेदार हैं। अगर प्रभारी ने, अगर इंचार्ज ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है कि आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी
उनकी डेट है, समय अवधि है, वो आपने चेक करना है, तो आप जिम्मेदार, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, आपका कोई ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, वही सारे कामकाज देखता है गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन के, तो वो जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी ड्राइविंग कर्तव्यों के संदर्भ में डिफेंसिव ड्राइविंग, सुरक्षात्मक ड्राइविंग का क्या मतलब है? क्या होती है सुरक्षात्मक ड्राइविंग, डिफेंसिव ड्राइविंग किसको बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्घटनाओं से बचने के लिए अन्य चालकों की गलतियां और सड़क की स्थितियों का पहले से अनुमान लगाते हुए गाड़ी चलाना। मतलब अन्य चालकों ने, अन्य ड्राइवरों ने जो गलतियां की हैं रोड पे, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, किसी की वजह से कोई यहाँ रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक जाम हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका आप पहले से आइडिया लगा के कि हाँ ये रॉन्ग साइड पे लेके गया था, इस वजह से ये ट्रैफिक जाम हो गया, ये इसने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ दी, इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ, रोड पे जाम लग गया। तो मुझे ये काम नहीं करने हैं, मुझे रॉन्ग साइड पे नहीं लेके जाना है गाड़ी को, बिना इंडिकेटर दिए, बिना सिग्नल दिए मुझे गाड़ी को टर्न नहीं करना है, और मुझे गाड़ी साइड में रोकनी है तो उसकी मुझे पार्किंग लाइट ऑन करनी है या नहीं करनी है, मुझे आगे उसको डिपर देना है या नहीं देना, ये सारी चीज़ों का आप पहले से अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ इस तरीके से मुझे करना है, ऐसा नहीं करना है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय सरकारी ड्राइवर के लिए निम्नलिखित में से क्या पूरी तरह से मना है? क्या मना है जी? रेडियो सुनना, कोई मना नहीं है, रेडियो सुनो आराम से, गाड़ी का हीटर चलाओ, एसी चलाओ, है ना। अधिकतम गति सीमा से कम गति पर गाड़ी, आपकी अधिकतम सीमा 60 किलोमीटर है, 50 चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। चाहे आप गाड़ी एसी में एसी चलाओ, चाहे उसकी स्पीड कम रखो, ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा तो आप रख नहीं सकते। आप एफएम पे, रेडियो पे या स्टीरियो में गाने सुन रहे हैं स्लो आवाज़ में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सरकारी वाहन की सफाई के संबंध में ड्राइवर का क्या कर्तव्य है? अब गाड़ी की साफ सफाई कौन करेगा जी? गाड़ी आप चला रहे हो, सरकारी गाड़ी है, सफाई कौन करेगा? तो वाहन के अंदर और बाहर की सफाई रखने की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी। ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी आप बोलो कोई जी सफाई वाला लगाओ, या फिर कोई कर्मचारी लगाओ गाड़ी की सफाई कराओ, गाड़ी आपके हवाले है, आप चला रहे हो, तो आप जिम्मेदार हो उसके लिए, आप ही अंदर बाहर सारी गाड़ी की सफाई मेंटेनेंस आप ही नहीं रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई सीनियर अधिकारी किसी ड्राइवर को सरकारी गाड़ी खतरनाक या गैर कानूनी तरीके से चलाने का निर्देश देता है, यानी कि स्पीड लिमिट तोड़ने को बोलता है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? कोई आपका अफसर है आपके साथ, उसकी बढ़िया भाई बातचीत है ना, फ्रेंकली है, वो बोलता है यार आज तो मैं लेट हो गया, ऐसा करो स्पीड बढ़ा दो गाड़ी की, 60 से ना 80 पहुंचा दो, तो क्या करोगे? तो क्या करना चाहिए ड्राइवर को? ड्राइवर को चाहिए कि ट्रैफिक कानून और सुरक्षा नियम याद दिलाते हुए विनम्रता से बात करें। आपका जो भी सुपीरियर है, कोई ऑफिसर है, तो उसको बताएं जी 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि इससे ट्रैफिक जो कानून है, ट्रैफिक नियम है, उसकी वायलेशन हो जाएगी, है ना। और सुरक्षित, हमारा घर पे जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं है, लेकिन सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। इसलिए अगर मैं फास्ट चलाऊंगा तो एक तो ट्रैफिक रूल्स को जो है वॉयलेशन हो जाएगी, दूसरा गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, और आराम से उससे पोलाइटली विनम्रता से बात करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पब्लिक रोड पर कोई घायल पीड़ित मिलता है, तो एक नेक इंसान की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है ना, कि जब कोई पब्लिक प्लेस पर कोई घायल पड़ा है, तो नेक इंसान की जिम्मेदारी क्या होगी? और आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप एक नेक इंसान जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो आपको क्या करना होगा? बिना किसी इनाम
या पैसे के मुआवजे की उम्मीद किए बिना सही मदद करना। आप क्या करोगे? आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इसको 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दूं तो मुझे इनाम मिल जाएगा, कि मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे इनाम मिल जाएगा, है ना, या फिर किसी और तरीके से मुझे इससे इनाम मिल जाएगा या पैसे का मुआवजा मिल जाएगा। तो ऐसा मतलब उम्मीद किए बिना, ऐसा कुछ किए बिना सही मदद करना जो जरूरी है उस टाइम उसके लिए करना, वो चीज करना जरूरी है, वही करना चाहिए, सही मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक इंसान जो है, गुड समैरिटन है, कानूनों के तहत जब रागीर सद्भावना से कार्य करता है तो उन्हें कानूनी रूप से किन चीजों से सुरक्षा मिलती है? आपने क्या किया, कोई एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट जो भी घायल था उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, है ना। तो पहले क्या होता था कि पुलिस जो थी उसको भी जो है एक तरह से बॉन्ड रखती थी, बुलाती थी, तहकीकात करती थी, पूछताछ करती थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ, आप क्या कर रहे थे वहां पे, किस चीज का हुआ, क्या नहीं हुआ। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि दी गई आपातकालीन सहायता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली दीवानी या आपराधिक दायित्व से जो है पूरी तरह से आपको छूट है, कि आपको किसी कोर्ट कचहरी और पूछताछ के चक्कर में नहीं फंसाया जाएगा। आपने जो इमरजेंसी पे सहायता की है, तो ये जो है पुलिस है या और डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है कि आपको किसी भी इस तरीके कोर्ट कचहरी के या किसी और चक्कर में ना फंसा के आपको उनसे दूर रखा जाएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोवाइडेड, है ना। लाइबिलिटी जो आप जो भी होंगी वो उनसे आपको मुक्त रखा जाएगा, कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपने सहायता की, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक्सीडेंट का शिकार होश में है तो मदद करने से पहले गुड समैरिटन का सबसे जरूरी फर्ज क्या है? अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो होश में है तो आप उसकी मदद करोगे, तो पहले क्या करोगे? तो पहले क्या करोगे, आप फर्स्ट एड देने से पहले पीड़ित जो है उसकी इजाजत लोगे। ऐसा नहीं है उसको फर्स्ट एड दे दोगे उतरते ही, पहुंचते ही, कि तेरा एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तू ये इंजेक्शन लगा, नहीं तू ये टेबलेट खा, नहीं तू ऐसा कर, चल अभी हॉस्पिटल चल। अगला ठीक है, होश में है, वो बताएगा अपनी कंडीशन कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है, या मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, है ना, मुझे फर्स्ट एड दो, तभी आप बहुत सारी चीजें करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जाते ही फर्स्ट एड देना चालू कर दोगे। तो पहले क्या करोगे, पहले पीड़ित की इजाजत लोगे कि क्या करना है, आप ठीक हो, आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गुड समैरिटन गाइडलाइंस के अनुसार जब कोई गंभीर एक्सीडेंट होता है तो उनमें से कौन सा काम करने की जोर देकर सलाह दी जाती है? गंभीर एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो कौन सा ऐसा काम है जो कि जोर देकर सलाह दी जाती है करने के लिए कि ये चीज करनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घायल व्यक्ति के बारे में इमरजेंसी सर्विस पुलिस को बताना बिना पर्सनल डिटेल बताने की जरूरत के। आपने कोई पर्सनल डिटेल नहीं बतानी, घायल व्यक्ति के बारे में इमरजेंसी सर्विस को बताना है कि ऐसे ऐसे ये एक्सीडेंट हुआ है और एक बंदा जो है बुरी तरह से घायल है, और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। और बिना कोई पर्सनल डिटेल बताए, ना तो आपने बंदे की डिटेल पर्सनल बतानी है ना अपनी बतानी है, लेकिन सूचना देनी है क्या, इमरजेंसी सर्विस को और पुलिस को सूचना देनी है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीडेंट के शिकार लोगों की मदद करने के मामले में गोल्डन आवर क्या क्या मतलब है? गोल्डन आवर क्या होता है? तो गोल्डन आवर होता है जी, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर अंदर समय पर जान बचाने के लिए तुरंत मेडिकल मदद बहुत जरूरी होती है। 1 घंटे के अंदर तो क्या है जी, एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर जान बचाने के लिए तुरंत मेडिकल मदद जरूरी है, तो उसको आप 1 घंटे के अंदर तुरंत मेडिकल मदद
पहुंचानी है आपको, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर जो मदद की जाती है वो गोल्डन आवर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये था आपका जो टेक्निकल और आपकी जो जिम्मेदारी है ना, लाइबिलिटीज बनती हैं, ड्राइवर के कर्तव्य बनते हैं, उनसे संबंधित आपके ये क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए। अब 31 से आपका ये क्वेश्चन है आपके हिमाचल सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन था, पहला मीन्स कि आपका 31वां क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पर्वत चोटी जो अभी तक किताबों के अंदर दी गई है वो सिल्ला ही है, लेकिन अपडेट के हिसाब से जो अभी की लेटेस्ट अपडेट आंकड़े हैं उसके हिसाब से रियो पुरग्याल जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की। और ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको जांस्कर रेंज में और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ मिलेगी? जांस्कर रेंज और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी रियो पुरग्याल। ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है लेटेस्ट आंकड़ों के साथ। इससे पहले कौन सी थी? सिल्ला थी। और सिल्ला भी आपको कहाँ मिलेगी? ये भी आपको जांस्कर रेंज में मिलेगी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो पुरग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो लाहौल और स्पीति के बीच में है जी कुंजुम दर्रा। कौन सा दर्रा है? कुंजुम दर्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये करती है कहाँ पर? सिपकीला में करती है। सिपकीला जगह है, वहां हिमाचल में प्रवेश करती है सतलुज नदी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हो जाएगी रेणुका झील। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। रेणुका झील आपको कहाँ मिलेगी देखने के लिए? रेणुका मिलेगी आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैली ऑफ गॉड्स इन हिमाचल प्रदेश रेफर टू। हिमाचल प्रदेश में देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो देवताओं की घाटी कहा जाता है कुल्लू घाटी को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें पुरुष अधिक थे औरतों से। किस जिले में? किन्नौर जिले में। किन्नौर जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा कम है। अगर सबसे अधिक की बात करें कि किस जिले में लिंगानुपात अधिक है, मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो वो है जिला हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सबसे ज्यादा सेब उत्पादन होता है शिमला जिले में। तो शिमला जिले में सबसे अधिक सेब उत्पादन होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रावी का उद्गम निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र से होता है? तो जो रावी नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है बड़ा भंगाल से। ठीक है, बड़ा भंगाल से निकलती है। और जो रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास के ब्यास गुफा से निकलती है ब्यास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा हमीरपुर और सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चमेरा झील किस जिले में है? तो चमेरा झील मिलेगी आपको चंबा जिले में। कहाँ मिलेगी? चंबा जिले में मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिमाचल प्रदेश की घाटियों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो हिमाचल की घाटियां हैं उसमें मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है?
तो ये है जांस्कर रेंज, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, जांस्कर रेंज है। ये पड़ेगी आपको स्पीति, लाहौल स्पीति के स्पीति और किन्नौर क्षेत्र जो है उन और तिब्बत के बीच में पड़ेगी, मतलब किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करेगी। और इसी रेंज में मिलेगी आपको आपकी रियो पुरग्याल और सिल्ला जो चोटियां हैं सबसे ऊंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? मतलब हिमाचल प्रदेश में कितना ऐसा खेती का एरिया है जो जिसमें वर्षा से ही सिंचाई होती है और कोई साधन नहीं है? तो वो है 75 से 82% हिमाचल का एरिया ऐसा है जो वर्षा से सिंचित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुल्लू जिले में कौन सा गर्म पानी का झरना है? तो कुल्लू में तत्तापानी और मणिकर्ण दोनों आपको मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? तत्तापानी और मणिकर्ण आपको कहाँ मिलेंगे? कुल्लू जिले में मिलेंगे। और जो वशिष्ठ है, वशिष्ठ आपको कहाँ मिलेगा? वशिष्ठ मिलेगा आपको बिलासपुर जिले में। कहाँ मिलेगा? बिलासपुर जिले में मिलेगा। तो तत्तापानी, मणिकर्ण, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। सॉरी, इसका सही जवाब जो है ना, मणिकर्ण और वशिष्ठ, बी और सी ये सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी और सी, मणिकर्ण और वशिष्ठ, ये आपके पड़ेंगे कुल्लू जिले में। और तत्तापानी आपको पड़ेगा, आपका पड़ेगा तत्तापानी इसमें मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो कुल्लू का जो पारंपरिक नृत्य है उसका नाम है नाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर मेला किस जिले का प्रसिद्ध उत्सव है? तो मिंजर मेला लगता है चंबा जिले में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्योहार हिडिंबा को समर्पित है? देवी हिडिंबा को। तो देवी हिडिंबा को समर्पित है जी डोंगरी, डोंगरी फेस्टिवल होता है, तो ये हिडिंबा देवी जी को समर्पित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर क्या है? तो हिमाचल की जो साक्षरता दर है वो है 82.80। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुंडा फेस्टिवल जो है ना, भुंडा फेस्टिवल किस अनुष्ठान चक्र से जुड़ा है? तो भुंडा मनाया जाता है आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद मनाया जाता है भुंडा फेस्टिवल। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोसर एक लोकप्रिय त्योहार है जो मुख्य रूप से हिमाचल के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो लोसर मनाया जाता है जी स्पीति में। कहाँ पे? स्पीति में मनाया जाता है लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति जिले के लोगों द्वारा मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो है भोटी, भोटी बोली बोलते हैं लाहौल और स्पीति के लोग। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पारंपरिक पेय है? तो क्या है? ये है छांग या लुगड़ी, छांग या लुगड़ी बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो गुलाबी बुरांस बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रिवालसर झील को किन धर्मों के संयोजन द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? तो रिवालसर जो झील है, यहाँ पे हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग इस यहाँ पे आते हैं, इनकी श्रद्धा है और मानते हैं। तो ये हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के संयोजन द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवालसर झील। और रिवालसर झील आपको कहाँ मिलेगी? तो रिवालसर झील जो है आपको देखने के लिए मिलेगी मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू दशहरा का उत्सव किसे मुख्य देवता की पूजा के लिए शुरू होता है? कौन से देवता हैं कुल्लू दशहरा की देवता की पूजा के लिए शुरू शुरू होता है कुल्लू दशहरा? तो वो हैं भगवान रघुनाथ। ऑप्शन बी सही जवाब, लॉर्ड रघुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक वस्त्र हिमाचली महिलाओं द्वारा पहना जाता है? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? डाटू बोलते हैं उसको, डाटू। तो उसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा, आलू अनुसंधान संस्थान मिलेगा ऑप्शन बी कुफरी में, कुफरी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेवाएं। तृतीय तृतीयक जो है सेवाएं सर्विसेज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी जो है जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नाथपा झाकड़ी आपको मिलेगी कहां पर? सतलुज पे, सतलुज नदी पे मिलेगी आपको नाथपा झाकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खुशहाल किसान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख फल क्रांति ने एलिसन मोंटू और हेवर्ड जैसी व्यावसायिक रूप से लाभदायक किस्में पेश की हैं? तो ये पेश की हैं कीवी ने, राइट आंसर ऑप्शन सी कीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड HPSEB की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द इंडस्ट्रियल हब ऑफ स्टेट? कौन सा हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन ए सोलन डिस्ट्रिक्ट, सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर YS परमार, सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना? तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो कहें कितनी सीट हैं? तो लोकसभा की है 4 सीटें, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और 4 सीटें वो कौन सी हैं? शिमला, मंडी, चंबा और कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल में? तो ये सीटें हैं 68, 68 सीटें हैं विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किस तिथि को गठित किया गया था? तो मुक्त चीफ जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया था, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट एड से है कि घाव से होने वाले तेज रक्तस्राव को रोकने का सबसे असरदार तरीका कौन सा है? घाव है उसमें बड़ी जो है बड़ा जो है रक्त ब्लड निकल रहा है, तो उसको कैसे रोकोगे, आप क्या करोगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई साफ कपड़ा लेंगे या स्टेराइल ड्रेसिंग का कपड़ा लेंगे और घाव पर सीधा दबाव डालेंगे, मतलब घाव के ऊपर रखेंगे और उसको जोर से दबाएंगे ताकि खून रुक जाए। अगला क्वेश्चन है जी, यदि किसी दुर्घटना के बाद पीड़ित पीला दिखाई दे, उसकी त्वचा ठंडी और चिपचिपी हो, वह तेजी से सांस ले रहा हो, तो संभवतः कौन सी स्थिति मतलब हुई है, उसको क्या हुआ है, कैसे पता लगाओगे? एकदम पीला पड़ गया, उसकी जो त्वचा है वो ठंडी और चिपचिपी हो गई है और तेज तेज सांस ले रहा है, तो इसका मतलब है उसको कोई शॉक लगा है, शॉक उसको जो है कोई शॉक लगा है, ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। शॉक लगने पे ही तो पीला पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मल बर्न जैसे गाड़ी में आग लगने से के इलाज के लिए तुरंत फर्स्ट एड क्या है? थर्मल बर्न जैसे गाड़ी में आग लग गई, आप कहीं जल गए, तो उसका तुरंत फर्स्ट एड क्या है? तो इसका फर्स्ट एड है ऑप्शन बी, कम से कम 10 मिनट तक प्रभावित जगह पर ठंडा पानी डालें। ठंडा ठंडा पानी का मतलब ठंडा नॉर्मल पानी डालें, फ्रिज का पानी नहीं डालना है, नॉर्मल पानी डालें। अगला क्वेश्चन है, जिस पीड़ित को रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का संदेह हो उसका इलाज करते समय सबसे जरूरी नियम क्या है ना? डाउट हो रहा हो कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो सबसे जरूरी नियम क्या है? किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो हिलडुल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी जो है फ्रैक्चर है, टूट गई है या कोई ज्यादा चोट लगी है, तो
उसका सबसे जरूरी नियम क्या है? जरूरी नियम है जी ऑप्शन सी, पीड़ित को जितना हो सीधा रखें, स्थिर रखें, हिलाएं डुलाएं नहीं, और इमरजेंसी सेवाओं का इंतजार करें, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का इंतजार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जरूरी सेवाएं जिनमें पुलिस, आग बुझाने वाली गाड़ी, एम्बुलेंस आदि सभी आ गया, के लिए पूरे भारत में एक ही इमरजेंसी रिस्पांस नंबर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी 112। 112 पे कॉल करो, आपको पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सारी इमरजेंसी रिस्पांस सेवाएं मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इमरजेंसी गाड़ी जैसे एम्बुलेंस हो गई या फायर ट्रक हो गया पीछे से आती है, तो आमतौर पर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, बाईं ओर जाएं, धीमा करें और उस गाड़ी को रास्ता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दुर्घटनाओं की सूचना देने या सड़क किनारे सहायता प्राप्त करने के लिए किस राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात हो रही है। तो नेशनल हाईवे के लिए जो इमरजेंसी नंबर होता है, रोड साइड असिस्टेंस नंबर होता है, वो होता है 1033। 1033। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीएमएस शब्द का पूरा नाम क्या है जो आधुनिक वाहनों में लगाई जाने वाली सक्रिय सुरक्षा तकनीक है? टीपीएमएस क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर दबाव निगरानी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ईएससी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी वाहन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के बारे में। तो ये लगाया जाता है कि अचानक मोड़ लेते समय वाहन को फिसलने या नियंत्रण खोने से बचाने के लिए ईएससी जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईएससी, ये इसलिए लगाया जाता है कि अचानक मोड़ लेते समय वाहन फिसले ना और नियंत्रण में रहे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाहन घटक जो है इष्टतम दहन सुनिश्चित करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए निकास ऑक्सीजन स्तर की निगरानी के लिए जिम्मेदार है? तो ये है जी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सेंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र जो होता है कितने समय के लिए वैध होता है? तो ये कॉमर्शियल की बात हो रही है, तो कॉमर्शियल के लिए होता है 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को काफी हद तक कम करने के लिए कौन सा वाहन उत्सर्जन मानक अनिवार्य है? तो अभी जो गाड़ियां आ रही हैं वो BS6 आ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा BS6। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ADAS का पूरा नाम क्या है? यह तकनीकों का एक उन्नत समूह है जिसमें लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटोमेटिव इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑप्शन बी, हानिकारक उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो एमिशन व्हीकल ZEV क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक ऐसा वाहन जो टेल पाइप से कोई प्रदूषक या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं करता। उदाहरण के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है ये ना कोई गैस उत्सर्जित नहीं करता है जो हानिकारक हो वातावरण के लिए, तो इसको जीरो एमिशन व्हीकल बोला जाएगा। जीरो एमिशन व्हीकल, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्राइवर द्वारा तेजी से एक्सीलरेट करने और जोर से ब्रेक लगाने का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? तो असर पड़ेगा ऑप्शन सी, इससे एक तो फ्यूल की खपत बढ़ जाती है और एग्जॉस्ट से निकलने वाला उत्सर्जन ज्यादा हो जाता है। एकदम से आप फास्ट गाड़ी चला रहे हो और तेजी पे से ब्रेक लगा रहे हो, फिर फास्ट चला रहे हो तेजी से ब्रेक लगा रहे हो, उससे क्या होगा? आपके फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी और एग्जॉस्ट से निकलने वाला उत्सर्जन ज्यादा हो जाएगा।
ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लाल घेरे और तिरछी रेखा वाला संकेत क्या दर्शाता है? लाल घेरा है और तिरछी रेखा है ना। तिरछी रेखा से मतलब हो गया एक जैसे क्रॉस लगाते हैं वैसे एक ही लाइन लगी है तिरछी, और लाल घेरा है, लाल सर्कल है, उसके अंदर एक तिरछी लाइन लगी है, तो उसका मतलब है प्रोहिबिशन, मतलब निषेध है, निषेध। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, खतरे की चेतावनी वाली लाइटों का इस्तेमाल कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? ऑप्शन सी, जब गाड़ी खराब होने या किसी आपात स्थिति के कारण रुकी हो, गाड़ी रुकी हो, खराब हो गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब जो है खतरे की चेतावनी वाली लाइटों का संकेत करना चाहिए। जैसे आपने पार्किंग लाइट जला दी, है ना, तो ये आप एक संकेत दे रहे हो कि गाड़ी रुकी है, कोई भी बात हो सकती है, खराब हो गई या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, चौराहे पर पीले ट्रैफिक सिग्नल के पास ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो ड्राइवर को चाहिए कि वो अगर पीली से एकदम रेड हो जाती है तो रुकने को तैयार रहे, है ना, तो रुकने के लिए तैयार रहे और धीरे धीरे चलता रहे और सावधानी से आगे बढ़े। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर बनी एक ठोस सफेद लाइन, ठोस सीधी सफेद लाइन है जो बीचों बीच बनी है रोड के, तो ड्राइवर को क्या करना है? ड्राइवर को करना है कि सीधी एस लाइन बनी है, ठोस का मतलब है बीच से टूटी फूटी नहीं है, कहीं से कट, एक तो होती है छोटी छोटी पट्टी बनी होती है बीच से कट होती है ना, तो जैसे हम ब्लैंक उसमें लगाते हैं डॉट डॉट करके उस हिसाब से। एक तो होती है बिल्कुल सीधी होती है जो कहीं से कटी फटी नहीं होती, तो अगर ऐसी कोई ठोस सफेद लाइन है तो ओवरटेक नहीं करना है, उस रोड पे आपने ओवरटेक नहीं करना है, साइड से गाड़ी आगे नहीं लेनी है, क्या करना है, पीछे पीछे चले रहना है। अगर कटी हुई लाइन है, बीच से कटी हुई लाइन है, तभी आप ओवरटेक कर सकते हो। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर को डिपर हेडलाइट का इस्तेमाल कब करना चाहिए? ड्राइवर को डिपर है, लो बीम बोलते हैं जिसको, हेडलाइट्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए? तब करना चाहिए जब विपरीत दिशा से कोई दूसरा सामने से वाहन आ रहा है ना, अब सीधा उस फ्लैश उसकी आंखों पे पड़ेगा तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो क्या करना है, लो बीम पे गाड़ी चलानी है। ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गीली सड़क पर कोई वाहन फिसल जाए तो सही कदम क्या होना चाहिए? क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है बिल्कुल और धीरे से स्टीयर करना है, गाड़ी को धीरे धीरे स्टीयर करना है, चलाना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है, और पॉसिबल हो तो हल्का हल्का ब्रेक लेना है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हाईवे पर तेज रफ्तार में चलते हुए आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ड्राइवर को चाहिए कि वो सुरक्षित दूरी बनाए रखे और धीरे धीरे ब्रेक लगाए। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खड़ी पहाड़ी सड़क से नीचे उतरते समय ड्राइवर को मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहना चाहिए? खड़ी उतर आई है, ड्राइवर को किसके ऊपर डिपेंड रहना है? लोअर गियर का इस्तेमाल करके और ब्रेक का, इंजन ब्रेकिंग का, है ना, लोअर गियर डालना है, चौथे पांचवें गियर में गाड़ी नहीं रखनी, स्पीड कम कर लेनी है, स्पीड कम कर लेनी है, पहले दूसरे गियर पे ही गाड़ी चलानी है अगर खड़ी उतर आई है तो, बिल्कुल ढलान है तो, है ना, और हल्का हल्का ब्रेक लेते जाना है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ की एक संकरी सड़क पर दो वाहन तीखे मोड़ पर आमने सामने आ जाते हैं, जहां से गुजरने के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में सही कदम क्या है? एकदम से संकरी एक साइड खाई है, मान लिया बिल्कुल तीखा मोड़ है, और आपने जैसे ही मोड़ी सामने भी एक वाहन आ गया तो क्या करोगे? तो क्या करना है, जो नीचे की ओर जा रहे वाहन को पीछे हट जाना है, जो मतलब उतर रहा है, उतराई उतर रहा है, उसको साइड हो जाना है, और साइड किसको देनी है, आगे निकलने के लिए, जो चढ़ाई चढ़ रहा है उस वाहन को साइड दे, मतलब उसको पास देना है निकलने के लिए, आगे जाने के लिए, चढ़ाई चढ़ने वाले को, और उतराई वाले को साइड में करनी है अपनी गाड़ी।
ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी सड़क पर रुकते समय वाहन की सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पहाड़ी की ओर जिसके पहिए पहाड़ी की तरफ मुड़े हों। कहाँ पे रोकनी है? पहाड़ी सड़क पर रुकना है आपको, तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, जो पहाड़ी है बिल्कुल उसकी साइड आपने गाड़ी रोकनी है, और आपके जो टायर हैं वो भी पहाड़ी की तरफ होने चाहिए, ताकि किसी स्थिति में गाड़ी आगे बढ़ जाए तो वो आगे पहाड़ी से ही टकरा के रुक जाए, ऐसा ना हो सीधी नीचे चली जाए खाई में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी में ढलान पर गाड़ी चलाते समय लगातार ब्रेक लगाने से क्यों बचना चाहिए? है ना? तो इससे क्या होगा, आप बार बार ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक गर्म हो जाएंगे और ब्रेक फेल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ब्रेक लगेंगे नहीं, सीधे जाओगे फिर 200 फुट में। तो क्या करना है, धीरे ज्यादा ब्रेक नहीं लगाने हैं, जिससे क्या है ब्रेक फेल हो सकते हैं, जरूरत हो वहीं ब्रेक लगाना है। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार पीली सेंटर लाइन वाली दो तरफा सड़क पर ओवरटेक करने की अनुमति तब होती है जब लगातार पीली सेंटर वाली, जैसे अभी बात कर रहे थे कि सीधी लाइन है बिल्कुल, बिना कोई टूटी फूटी, ठोस लाइन बोल रहे थे जिसको, ठोस लाइन है, किसी भी स्थिति में ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है वहां पे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद बैकग्राउंड वाले लाल घेरे को दर्शाने वाले, एक बैकग्राउंड कैप अंदर पूरा व्हाइट है और बाहर लाल सर्कल के अंदर पूरा व्हाइट है, कोई ट्रैफिक का साइन नहीं है, उसके अंदर कोई प्रतीक नहीं है, तो क्या करना है? क्या करना है? तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल व्हीकल प्रोहिबिटेड, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आगे गति सीमा है, मतलब लाल सर्कल के अंदर व्हाइट बैकग्राउंड है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि आगे जो है कोई, आगे गति सीमा है, आगे कोई स्पीड लिमिट है, ये समझना चाहिए आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा। और 99 क्वेश्चन है, एक ऐसे सड़क संकेत का सही अर्थ क्या है जिसमें गोल नीले बैकग्राउंड पर एक सफेद तीर सीधा आगे की ओर इशारा कर रहा है ना? एक सर्कल है नीले बैकग्राउंड का, उसमें व्हाइट कलर का एक एरो है, एक तीर है जो कि सीधा आगे की ओर इशारा कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सीधा आगे बढ़ने का अनिवार्य निर्देश है, अनिवार्य है, आपने सीधा आगे बढ़ना है, ये एक अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी डायरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है, इस जो एग्जाम हुआ था हिमाचल हाई कोर्ट ड्राइवर का 21 जून 2026 को, तो उसका, उस एग्जाम का, उस क्वेश्चन पेपर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का, उसका लास्ट क्वेश्चन ये है, सुरक्षित ड्राइविंग के निर्देशों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार किसी अन्य वाहन के बहुत करीब चलाने का मुख्य जोखिम क्या है? ज्यादा पास चलाओगे तो क्या होगा, इमरजेंसी में ब्रेक लगाने के लिए आपके पास पर्याप्त दूरी नहीं होगी, ना समय मिलेगा, गाड़ी ठुक जाएगी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस तरीके से आपके कोई भी ड्राइवर का एग्जाम होता है, कोई भी आपका आगे ड्राइवर का एग्जाम है, जैसे कि आपका सर्व ऑर्डिनेट कोर्स में भी ड्राइवर की वैकेंसी है, और किसी भी डिपार्टमेंट में ड्राइवर की वैकेंसी आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ड्राइवर से रिलेटेड सारा जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यू, सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा, उपलब्ध मिल जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहां से, इस बात की गारंटी है। आप हमें व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको ड्राइवर से रिलेटेड कोई भी सहायता की ज़रूरत है, कुछ भी पूछना है किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।